प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल का स्टॉक मार्केट अगर आप देखते तो कल सुबह मार्केट थोड़ा डाउन था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट आया और बंद होते होते तक अच्छा खासा ऊपर चला गया था। लेकिन आज का मार्केट बिल्कुल उल्टा है। आज सुबह अगर आप मार्केट देखते हैं तो परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर था, लेकिन धीरे धीरे मार्केट में गिरावट शुरू हुआ और फाइनली ये गिरकर बंद हुआ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज ऐसा मार्केट में क्या हो गया, किस कारण से मार्केट में नेगेटिविटी फैल रहा है। और ये सिर्फ इंडियन मार्केट के साथ नहीं हो रहा है, ध्यान में रखें। वर्ल्ड के ज़्यादातर मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे गिरावट है। ठीक है, तो अगर ज़्यादातर मार्केट्स गिर रहे हैं तो मोस्टली रीज़न क्या हो सकता है ग्लोबल फैक्टर्स, क्योंकि इंडियन फैक्टर होता तो सिर्फ इंडियन मार्केट गिरता ना, तो बाहर से ये प्रॉब्लम आ रहा है। डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम के कारण क्या आने वाले समय में हमारा स्टॉक मार्केट और भी ज़्यादा गिर सकता है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाउ जान लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड ये स्टॉक मार्केट्स में प्रॉब्लम चल क्यों रहा है। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं इजराइल और ईरान का वॉर ना, कुछ दिनों से चल रहा है। मार्केट पहले तो थोड़ा निगेटिवली रिएक्ट किया, जब स्टार्ट हुआ तो ऑफ कोर्स कुछ रिएक्शन आया था, निगेटिव रिएक्शन, मार्केट थोड़ा गिरा भी, लेकिन उसके बाद मार्केट ने इसको लाइटली लिया कि ठीक है भाई, हुआ है, कोई खास फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए कल भी मार्केट ऊपर था ना, क्योंकि वॉर तो चल रहा है। लेकिन अब वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आ रहे हैं वॉर में, उसके कारण मार्केट निगेटिवली रिएक्ट कर रहा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसके कारण स्टॉक मार्केट्स में और भी ज़्यादा निगेटिविटी आपको देखने को मिले। तो देखिए, यहाँ पे ट्रंप ने बोला है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि तेहरान, मतलब वो जो कैपिटल है ईरान का, उस वहाँ पे बोला गया है कि भाई जितने भी लोग हो आप लोग तेहरान को खाली कर दो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा पैनिक आया इससे, क्यों खाली कर दो। ठीक है, दूसरा न्यूज़ है कि यूएस से काफ़ी सारे प्लेन्स यूरोप गए हैं। तो यूरोप आपको पता है इजराइल से पास में पड़ेगा, ईरान भी रिलेटिवली पास में पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा ऑफकोर्स एक और न्यूज़ है कि G7 में फॉर्मली उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है कि भाई ये जो भी चल रहा है उसके लिए ईरान जिम्मेदार है, इजराइल जिम्मेदार नहीं है। ईरान को किसी भी कीमत पे न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, इस तरह का स्टेटमेंट आया है। ठीक है, तो इन सभी का ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ा। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है ना, कि एक क्लैरिटी मिल रहा है मार्केट को कि फाइनली इजराइल ना पूरी तरह से ट्राई करेगा कि ईरान में जो कुछ भी है न्यूक्लियर रिलेटेड उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो ये क्लैरिटी मार्केट को मिल रहा है, इसीलिए नेगेटिविटी आया है। ठीक है, तो देखिए अब रिस्क क्या है मार्केट को कि अगर यहाँ पे एस्केलेशन और ज़्यादा होता है तो जो ऑयल का प्राइस है ना, वो आप बिल्कुल मान कर चलें कि तेज़ी से और बढ़ सकता है। मतलब पहले ना 60-65 था, अब वो 73-74 के रेंज में चला गया है। अगर यहाँ पे और भी ज़्यादा एस्केलेशन आता है तो और भी तेज़ी से बढ़ सकता है। एस्केलेशन क्या आ सकता है? देखिए, इजराइल को यहाँ पे ईरान के ऊपर एयर सुपीरियॉरिटी मिल गया है ना। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, पहले ईरान के पास थोड़ा डिफेंस सिस्टम था, ठीक है, उसके बाद मिसाइल्स थे। अब काफ़ी हद तक इस सभी चीज़ों को इजराइल ने ख़त्म कर दिया है ना, मतलब डिफेंस सिस्टम उनका मोस्टली ख़त्म कर दिया गया है। मिसाइल ज़्यादातर या तो ख़त्म हो गए या फिर उन्होंने इजराइल पे ऑलरेडी चला दिया है। ठीक है, तो अब ज़्यादा होंगे नहीं उनके पास। तो अब इजराइल आसानी से अपने फाइटर जेट्स को ईरान के अंदर ले जाकर वहाँ पर अटैक कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादातर तो देखिए उनका था कि भाई न्यूक्लियर जो भी उनके फैसिलिटीज़ है ख़त्म किया जाए, मिसाइल जो सेंटर्स है उसको ख़त्म किया जाए। तो ऊपर से तो ऑलरेडी उन्होंने ज़्यादातर ख़त्म कर दिया है, लेकिन न्यूक्लियर जो फैसिलिटी होता है आपको पता अंडरग्राउंड है ना, कहीं कहीं माउंटेन के नीचे है। ठीक है, तो इजराइल से मोस्टली वो नहीं हो पाएगा, उसके लिए यूएस को आना पड़ेगा ना। B-52 जो उनके बड़े बड़े बॉम्बर्स होते हैं ना, कई टन के जो बम होते हैं, उसको गिराना पड़ेगा ना, बंकर बस्टर बम्स। उसके बाद जाकर उनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उसको सीरियसली डैमेज होगा। और वहाँ पे अगर डैमेज किया जाता है तो रिस्क ये भी है कि उससे रेडिएशन आ सकता है, तो आसपास के जो कंट्रीज़ है उसमें भी रिस्क है। तो मोस्टली इसीलिए बोला जा रहा है ना कि खाली कर दो, मतलब रेसिडेंट्स को बोला जा रहा है, क्योंकि ईरान पे वो लोग प्लान करेंगे शायद आने वाले समय में और भी बड़ा अटैक होगा। यहाँ पे यूएस ने बोला है कि जब तक यूएस के किसी एसेट्स पे ईरान डायरेक्टली अटैक नहीं करता है
तब तक ईरान के पॉलिटिकल फिगर्स पे अटैक ना किया जाए। इजराइल को ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पे रिस्क ये है कि यहाँ पे ईरान डेस्परेट है, तो हो सकता है कहीं वो यूएस के किसी एसेट पे ना, यूएस क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में यूएस के सोल्जर्स हैं, यूरोप में हैं, सभी जगह फैले हुए हैं। ये जरूरी नहीं कि ईरान डायरेक्टली यूएस पे अटैक करे ना, बहुत सारे एसेट्स आसपास ही ईरान के, वहाँ पे अटैक कर सकता है। तो अगर इस तरह का कोई अटैक हुआ तो फिर यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा, बहुत बड़ा एस्केलेशन होगा। यहाँ पे एक और रिस्क ये है कि कहीं ईरान डेस्परेशन में कि एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। ये डर हो गया है कि कहीं ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज ना कर दे। अगर ये क्लोज हुआ तो बिल्कुल आप मान कर चल सकते हैं कि जो क्रूड ऑयल का प्राइसेस है वो 100 के आसपास चला जाएगा और इवन क्रॉस ना कर जाए। अगर वो होगा तो ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट में एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म कंप्लीट ब्लड बाथ होगा। इंडियन स्टॉक मार्केट में भी होगा क्योंकि हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं ऑयल और क्रूड, ठीक है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इंपॉर्टेंस हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये एस्केलेट हुआ तो आने वाले समय में कंप्लीट ब्लड बाथ हो सकता है। यहाँ पे देखिए आपको क्लैरिटी मिलेगा ना। यहाँ पे देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज जहाँ लिखा हुआ है राइट हैंड साइड, उसके नीचे ना ब्लू है, ब्लू कलर, इसको चोक पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ईरान का पूरा डोमिनेंस है। ये संकरा सा रास्ता है ना, यहीं से ज़्यादातर ऑयल और गैस क्रॉस करते हैं और एशिया में आता है। यहाँ पे देखिए सारे कंट्रीज़ यहीं पे हैं ना, मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई, ईरान, इराक, कुवैत। तो इनका जो एशिया जो ऑयल आता है ना, इसी रूट से ज़्यादातर आता है, ठीक है, एशियन कंट्रीज़ में। तो अगर यहाँ पे ईरान ने कुछ किया तो ऑफकोर्स ये प्रॉब्लम होगा। एक और स्लाइड आप देख लीजिए, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगा ना। यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टर 2025 अगर आप देखें ना, तो जो एक्सपोर्ट होता है क्रूड ऑयल का वॉल्यूम वाइज अगर आप देखें, मिलियन बैरल्स पर डे का ये है। सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा होता है। तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज से इतना सारा ऑयल डेली बेसिस पे आ रहा है, ठीक है। सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, कुवैत, कतर, ईरान बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। इसी रास्ते से आ रहा है, ठीक है। और कहाँ कहाँ जा रहा है तो देखिए चाइना में सबसे ज़्यादा आ रहा है, उसके बाद इंडिया आ रहा है, जापान आ रहा है, साउथ कोरिया। तो ये सभी जगह आ रहा है। तो अगर इसको बंद कर दिया गया तो ऑफकोर्स जो सप्लाई कर रहे हैं एक्सपोर्टर है उनको दिक्कत में आ जाएंगे, और जो इम्पोर्टर हैं जो कि ऑयल या गैस मंगा रहे हैं उनको प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको और एग्जैक्टली आप डेटा में समझेंगे ना, तो देखिए ऑयल जो पूरे वर्ल्ड का 30% ऑयल का ट्रेड यहीं से होता है और अबाउट 20% एलएनजी का ट्रेड यहीं से होता है, ठीक है। और अगर इंडिया का पर्सपेक्टिव में आप समझना चाहते हैं तो इंडिया का जो 40% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है इसी रास्ते से आता है और अबाउट 54% एलएनजी हमारा इसी रास्ते से आता है। अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो क्रूड ऑयल बिल्कुल 100 या फिर उससे भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। और वो हुआ तो ब्लड बाथ सिर्फ इंडियन मार्केट्स नहीं, वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर मार्केट्स में आप देखेंगे होगा और इंडियन मार्केट्स में होगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि अब ये जो एस्केलेशन है, अब ईरान काफ़ी हद तक हेल्पलेस हो गया है, उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ एकमात्र रास्ता उसके पास डिस्परेट अटेम्प्ट ये हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोका जाए, ठीक है ना। और तो उसके पास कुछ है नहीं, ज़्यादातर जो मिसाइल्स हैं मोस्टली ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे रिस्क ये है कि इजराइल और यूएस मिलकर कोई बड़ा अटैक करेंगे ताकि जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी बचा हुआ है उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। और एस्केलेशन एक और हो सकता है कि वहाँ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भी इजराइल ख़त्म करना चाहता है ताकि परमानेंटली इजराइल का जो हेडेक है ख़त्म किया जा सके, ठीक है। ईरान के रूप में जो, क्योंकि मोस्टली हार्डलाइनर्स को ही से ही इजराइल को प्रॉब्लम है। अगर हार्डलाइनर्स को ख़त्म कर दिया जाए तो मोस्टली ईरान के तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम इजराइल को आने वाले सालों में नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ ना, स्टॉक मार्केट देखिए, जैसे इंडियन इकोनॉमी देखें ना, तो ये धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। यहाँ से फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम बाहर से आ रहा है, जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। इसीलिए अगर आप स्टॉक मार्केट को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो जियोपॉलिटिक्स का एक बेसिक आइडिया जरूर रखें, कहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि अरे भाई वहाँ लड़ाई हो रहा है इंडिया में, तो इंडिया इंपोर्ट करता है ऑयल का, क्रूड ऑयल, एलएनजी का हम इंपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, और ज़्यादातर उसी रास्ते से आ रहा है। अगर वो रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गया, जो कि ईरान कर सकता है डेस्परेशन में, लेकिन हाँ वो करने का चांसेस भी कम है, ये भी बिल्कुल आप ध्यान में रखें। क्योंकि ईरान का भी जो क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट हो रहा है उसी रास्ते से हो रहा है, और प्लस ये सिर्फ इंडिया में नहीं आ रहा है, चाइना में भी आ रहा है, ठीक है ना। और चाइना और ईरान के टर्म्स बहुत अच्छे हैं, और ईरान का ऑलमोस्ट जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 90% चाइना ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो बंद हुआ तो चाइना भी बुरी तरह से हिट होगा, और चाइना ऑफकोर्स ये पसंद नहीं करेगा, उसका इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रहा है। अगर क्रूड ऑयल का इतना ज़्यादा सप्लाई बंद हो जाता है, वहाँ भी शॉर्ट टर्म्स में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो
तो ये करना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं, लेकिन अगर हुआ इन दैट केस प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा एक और पॉइंट अब मैं कवर करना चाहता था कि इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है ना, मोस्टली कोई कॉम्प्रीहेंसिव ट्रेड डील नहीं होने जा रहा है, क्योंकि 9 जुलाई से अगेन ये आने वाला है ना, रेसिप्रोकल टैरिफ 26%, इनफैक्ट सारे कंट्रीज़ पे बढ़कर आने वाला है। वो अलग हेडेक है, उसको भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। ट्रंप का उसके रिलेटेड अगर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आता है ना, स्टॉक मार्केट वहाँ भी नेगेटिवली रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो आने वाले कुछ दिन क्रूशल है उसके लिए, वो भी ध्यान में रखें। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडिया और यूएस के बीच मोस्टली एक मिनी ट्रेड डील होगा, छोटा मोटा ना, ताकि एटलीस्ट 9 जुलाई के बाद इंडिया पे कोई बड़ा प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद ट्रेड डील चलता रहेगा, मतलब ट्रेड डिस्कशंस चलता रहेगा, और आने वाले महीनों में कुछ फाइनलाइज होगा, कुछ बड़ा ट्रेड डील होगा। बट मोस्टली फिलहाल मिनी ट्रेड डील पे काम चल रहा है, ताकि फॉर द टाइम बिंग एटलीस्ट इंडिया पे कोई बड़ा नेगेटिव असर नहीं पड़े। इस तरह के मार्केट कंडीशन में ऑफकोर्स ये सवाल पूछना बनता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होगा। तो देखिए, यहाँ से अगर मार्केट गिरता है तो मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ये सब सेंटीमेंट का खेल है, शॉर्ट टर्म का इशू है। अगर किसी ने 5, 10, 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पे है कि अगर इन कारण से मार्केट कुछ ज़्यादा गिर जाता है तो इन्वेस्टमेंट का अच्छा अपॉर्चुनिटी माना जाएगा ना, ठीक है। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि अगर मार्केट गिर जाएगा तो मैं पूरा निकाल लूँगा, ऐसा तो मैं कुछ करने नहीं जा रहा हूँ ना, कि ऊपर रिकवर कर जाएगा, चलता है, ठीक है, सेंटिमेंट। लेकिन हाँ, अगर मार्केट थोड़ा ज़्यादा गिर जाता है, अगर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है तो मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा कि अच्छे क्वालिटी के स्टॉक जो कि मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, अगर उसका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाता है तो मैं इन्वेस्ट करूँगा। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं उसे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मानूंगा, क्योंकि आने वाले महीनों में धीरे धीरे आप देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के हालात इंप्रूव करेंगे, अर्निंग्स भी इंप्रूव करेगा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में ऑफकोर्स शायद कोई रिटर्न खास ना आए, लेकिन हाँ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो मोस्टली इंडियन इकोनॉमी में पॉजिटिव दिख रहा है ना, तो रिटर्न्स आने चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।